Hello friends, very good morning to all of you. Welcome to Competition Wings, powered by Sachdevan University College. My name is संदीप कुमार साहू. ये सीरीज में हम आपके लिए जनरल साइंस लेके आए हैं. ये हमारी सीरीज कहलाएगी साइंस सीरीज और इसमें हम प्री, मेंस और व्यापम से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ठीक है, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी. तो बिना समय व्यर्थ किए हम अपने वीडियो पे आते हैं. हमारा जो पहला वीडियो है वो बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर है. तो बेसिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं पहली 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, ये मेंस में अक्सर आता रहा है. प्री में अभी सीपीएससी और व्यापम से लगे ही नहीं आए हैं, पर काफ़ी संभावनाएं बनती है क्योंकि एसीएफ 2020 में आ चुके हैं क्वेश्चंस. तो आइए देखते हैं रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन से. ठीक है, हम लोग यहाँ चालू कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज होता है जैसे कि वाटर का भाप में बदल जाना, जिसमें कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला रहता है वो H2O ही रहता है. और केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये केमिकल चेंज है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें डेफिनेशन लिखी हुई छोटी छोटी. इसके बाद आते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में. ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी न्यू सब्सटेंस का बनना, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी पहले जो रिएक्टेंट है उससे डिफरेंट हो. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. ठीक है, ये एससीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा. फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है ग्राम मोल पर लीटर. अब ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे काम आएगा, जैसे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब आप आगे बढ़ेंगे तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें ये यूनिट यूज होती है बार बार. ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन भी रह चुका है, ग्राम मोल पर लीटर. इसको आप याद रखिए अच्छे से. ठीक है, इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल के साथ क्या क्या चेंजेस आए रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये सिंपल भाषा में आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना है ताकि आपका जो डेफिनेशन हो वो परफेक्ट हो और आपको मार्क्स अच्छे मिले. ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन पूछा है तो, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, और इसी से मैं आपको एक प्री के लिए क्वेश्चन बताऊंगा. ठीक है, मेंस के लिए तो ये हो गया. प्री के लिए क्वेश्चन आएगा कि इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि अगर हाइड्रोजन जो कि आपका रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन मान लो ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन किस रफ्तार से कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो जिस रफ्तार से कम होगा, डिक्रीज जिस रफ्तार से रिएक्टेंट्स कम होंगे उसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस स्पीड से प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको हम पॉजिटिव साइंस में डिनोट करते हैं. तो हाइड्रोजन यहाँ कम हो रहा है तो माइनस DH2/dt लिखेंगे उसको. ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आयोडीन का. आयोडीन एज ए प्रोडक्ट जब बनेगा तो आप उसको पॉजिटिव Di2/dt लिखेंगे. ठीक है, वैसे ही मैं आपको एसीएफ के 2020 में क्वेश्चन आया था, उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ. आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब उससे कैसे क्वेश्चन बनता है. प्री के लिए भी बनता है क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, हाफ ऑफ A गिव्स 3B. तो हाफ ऑफ A गिव्स 3B. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे. A गिव्स 6B. ठीक है, अब आपको उसको रिप्रेजेंट करना है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ प्रोडक्ट का बाय द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप इसको. देखिए, ए यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, ये कम हो रहा है.
डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू, किस रफ्तार से कम हो रहा है, इसका 1/6 क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ठीक है, तो 1/6 ऑफ डी बी बाय डी टी, ठीक है, सिंपल सी चीज करनी थी, देखिए 2 मार्क्स अश्योर्ड, ठीक है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल आ सकता है प्री में, क्योंकि पीएससी जो है वो हर सब्जेक्ट में एक एक लेवल उठ रहा है, तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक लेवल आपको उठना पड़ेगा। आप कन्वेंशनली जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, आपको थोड़ा सा एक लेवल आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में KMnO4 बहुत ही फेमस कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस होने से क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन। अब प्रेशर ऑफ रिएक्शन आप अक्सर ये यूज होगा गैसेस स्टेट में, जब रिएक्टेंट्स हैं तो जितना आप प्रेशर उसमें अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे और उतने ज़्यादा जल्दी रिएक्शंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है पाउडर्ड शुगर, ठीक है। पाउडर्ड शुगर को क्या करते हैं, आप सीधा पानी में डालते हैं, उससे जल्दी पानी क्या होता है, मीठा हो जाता है। उसके बाद है फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन। फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन की पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताना चाहूंगा, ठीक है, जो कि नोट्स में नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे हमारे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में ये दोनों जो, इसको साथ में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये दोनों साथ में होती है, ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसका ये बता देते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का घट जाना, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन होता है O2 का हट जाना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेंस में आ चुकी है क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, हाँ इसके आगे बढ़ते हैं फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शंस। तो फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, जो 10⁻⁶ सेकेंड से कम टाइम लेते हैं उसे फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। और स्लो रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसको काफी टाइम लगता है, जैसे कि मिल्क का कर्ड में बदल जाना, ठीक है। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है H हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। फास्ट रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे कैटेगरी में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। मान लो अगर मेंस में आया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसमें नाम बताइएगा बर्तलॉट, ठीक है, बर्तलॉट ने डिवाइड किया। उसके बाद आप बताइएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं और प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं फिर प्रोडक्ट्स वापस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बताइएगा, ठीक है। ऑकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और रिवर्सिबल रिएक्शन का बहुत फेमस एग्जांपल है PCl5। PCl5 को अगर आप गर्म करते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं तो PCl3 Cl2 वापस जुड़ के PCl5 बना लेते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम इक्विलिब्रियम, ठीक
ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि स्टैग्नेंट है, एक इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पर वो इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा रहता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। उसमें कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स जो है टूट के रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं और रिएक्टेंट्स जो कंटिन्यूअसली टूट के प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं A प्लस बी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन करके C प्लस डी बना रहे हैं और C प्लस डी जो है रिवर्स रिएक्शन करके A प्लस बी बना रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, वो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। 21 मेंस में इसी साल आया था। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप इसका आपको PDF मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आइए अब देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, रिएक्टेंट्स के ऊपर A और B। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे R1 = K1 AB। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, R2 is directly proportional to CND, तो R2 = K2 CND। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो K1/K2 जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम CD/AB। और ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लगे ही व्यापम दे रहे हो, आप PSC दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल चांसेस है कि आ सकते हैं। हमको क्या करना है, एक एक लेवल उठना है। जो आप कन्वेंशनली जो पढ़ते हुए आ रहे हैं सिर्फ वो नहीं करना है, आपको एक लेवल उठना है, क्योंकि दो मार्क्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये आपको ना डायरेक्ट प्री में ही पूछ सकता है, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। Its value does not depend upon the concentration of reactants and product, but upon the nature of reaction and temperature। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। SCERT में स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 2A + 3B gives C + 2D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, पहले आप K लिखना, उसके बाद बताना कि जो रिएक्टेंट्स है, पहले पर आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, C, उसके बाद D का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ट्वाइस दिया है तो स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, 2A को ऐसे लिखेंगे A स्क्वायर और B क्यूब। अब इसमें जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो C और D और A और B की वैल्यू जो होगी मोल में होगी, ठीक है, तो वैसे आप पुट करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आप इसको देख लेना, नोट्स में है आपके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। एक तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से, और एक बताया आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से ऑब्जेक्टिव। मेंस में क्या क्या आए हुए हैं, 21 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। उसके पहले एग्जाम में ये आया हुआ था जो कि 8 मार्क्स में आया था, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस साल 2 मार्क्स में आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी साल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आया है, ठीक है। उसका यूनिट पूछा है, इसलिए मैं आपको यूनिट भी बताया हूं, ठीक है। और उसके पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस सेक्शन से आए हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस सेक्शन से डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चंस आते हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में लगे ही आपको क्वेश्चंस नहीं दिखे होंगे, पर हो सकता है कि इस बार आ जाए, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है पर वो डायनामिकली इक्विलिब्रियम में है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बन रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हार्ड एग्जांपल को इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम।
आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपकी एससीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर आपको दिखाना है तो नमक NaCl आप उसको ऐसे दिखाइएगा, NaCl आप उसको तोड़ के लिखिएगा Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी आपने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप उसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट्स। तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बेसिक 10th क्लास का ये। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक इक्विलिब्रियम, डाइल्यूशन, नेचर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक था इस क्लास का वो यहाँ पे खत्म हुआ। हमने पहला जो पार्ट था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारा लेक्चर का, हमारे क्लास का यहाँ चालू हो रहा है। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे यहाँ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते रहे यहाँ से, एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब ओल्डर कन्वेंशंस में क्या आ रहा है कि जैसे कि घर में एसिड है तो कैसे पता चलता था, जैसे कि खट्टा टेस्ट कर रहा है, ठीक है, लिटमस टेस्ट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बनाता है मेटल्स के साथ, बेसिक को न्यूट्रल कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, ठीक है। वैसे ही बेसिस का ओल्डर कन्वेंशंस में क्या है, कड़वा होता है, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है, ठीक है, एसिड को न्यूट्रल बना देता है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में और मेंस में भी अभी तक एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट 3 लोगों ने दिया है। पहला है आर्हेनियस, दूसरा है ब्रोस्टेड-लॉरी और तीसरा है लुईस, ठीक है। इसमें मेंस के लिए आपको हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ दे एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। उसके पहले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो देखते हैं। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस जी ने कहा कि वे सभी कंपाउंड्स एलिमेंट्स एसिडिक हैं अगर वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है, और अगर वो H पॉजिटिव आयंस लेते हैं तो वो बेस है, आर्हेनियस ने कहा। ब्रोस्टेड-लॉरी ने कहा H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो एसिड है, और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयंस अगर वो देते हैं तो बेस है। ब्रोस्टेड-लॉरी का ये कॉन्सेप्ट था। और लुईस कॉन्सेप्ट, अब लुईस कॉन्सेप्ट ने कहा, लुईस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लोन पेयर वो दे रहा है तो बेसिक है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको अलग से आप कैटेगराइज करिएगा। एसिड पहले लिखिएगा, एसिड, आर्हेनियस, ब्रोस्टेड-लॉरी और लुईस। तो आर्हेनियस का क्या है, H पॉजिटिव आयन दे देता है वो एसिड है। ब्रोस्टेड-लॉरी का भी सेम है, H पॉजिटिव आयन दे देता है। और लुईस का क्या है, जो एक्सेप्ट कर लेता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, एसिड है। और बेस क्या है, आर्हेनियस के हिसाब से बेस वो है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ब्रोस्टेड-लॉरी के हिसाब से बेस क्या है, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। और लुईस के हिसाब से बेस क्या है, जो लोन पेयर देते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपके PDF में रहेगा, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ब्रोस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव जो होता है वो प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो H पॉजिटिव देगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड, यहाँ पे देखिए, और H पॉजिटिव लेगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक। अब इन्हीं का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर आपको आता है क्वेश्चन कैसे बनाना है तो उसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। जैसे H2O, इसका अगर बोला जाए आपको कि कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें H पॉजिटिव को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड कर देंगे तो H3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
कॉन्जुगेट एसिड। अगर आपको बोला जाए H2O का बेस बनाना है तो बेस कैसे बनाएंगे आप? H2O में H पॉजिटिव को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ACF में आ चुका है 2020 में। ये मत सोचिएगा कि आपको मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक लेवल आपको थोड़ा सा तकलीफ करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे हैंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का आपके PDF में भी है, उसको देख के रखिए अच्छे से। उसके बाद आते हैं लुईस कॉन्सेप्ट में। लुईस कॉन्सेप्ट में बहुत ही फेमस एग्जांपल जो है वो है NH3 और BF3। ठीक है, NH3 कैसे? N एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। अब इसके बच गए आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये दे सकता है, इसलिए क्या है? ये बेस है। उसके बाद देखते हैं BF3। BF3 तो B जो है 2 इलेक्ट्रॉन F के साथ शेयर करेगा, 2 F के साथ, 2 F के साथ। अब ये क्या है ना, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए B के। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एसिड। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है ये। इसके बाद जो है यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लुईस एसिड के पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एसिड क्या है और बेस क्या है लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहेंगे जो H+ आयंस का पूरा डाइल्यूशन करने में, पूरा का पूरा डाइल्यूट होने में क्या है? बहुत ज्यादा कैपेबल है। ठीक है, जिसका आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, उनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जैसे HCl है, HCl में क्या होता है? उसको आपको जैसे आपको उसको पता है कि pH वैल्यू जो होती है उसकी 0, 1, 2 ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या इतना मतलब क्यों है? क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो बहुत तेजी से दे देता है वो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आयोनाइजेशन क्या होता है उसका? बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? कोई आयोनाइजेशन वेरी फास्ट होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन बहुत तेजी से और कंप्लीटली देते हैं वो। ठीक है, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। फिर उसके बाद वीक एसिड। वीक एसिड में क्या होंगे? जैसे कि CH3COH। ठीक है, CH3COH ये H पॉजिटिव आयन उतनी जल्दी से नहीं देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, इसलिए वीक एसिड है। वीक बेसिस क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव जो है वो स्लोली रिलीज करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही ऊपर वाले सेक्शन से एसिड एंड बेसिस के। उसके बाद आता है कि उसको नापते कैसे हैं, तो pH स्केल। ठीक है, pH स्केल से पता चलता है आपको कि एसिडिक है सॉल्यूशन या बेसिक है, और इसका डेली लाइफ में भी बहुत यूज है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो PSC पूछता रहा है, UPSC भी पूछता रहा है। ठीक है, pH का मतलब क्या होता है? pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपको मेंस में अगर लिखने आ रहा है तो आप इसमें लिखिएगा कि सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, तो pH में आप नापेंगे कैसे? तो pH बेसिकली क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं pH कैसे नापते हैं। जैसे कि प्योर वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर में क्या होता है? 50% H पॉजिटिव आयंस होते हैं और 50%
OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो इसका pH क्या होता है प्योर वाटर का 7, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब होता है 50% H पॉजिटिव 50% OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। अगर H प्लस आयन बढ़ जाए, ठीक है, तो H से 7 से ये क्या होता है नीचे हो जाती है इसकी वैल्यू, तो क्या होता है एसिडिक। और अगर OH आयंस उसमें ज्यादा हो जाए तो 7 से ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू, वो हो जाएगा क्या बेसिक, ठीक है। ये होता है। इसका एप्लीकेशन पार्ट हम आखिरी में पढ़ेंगे, उसके पहले अब टेबल देख लेते हैं। SCERT की बुक में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl 0 होता है pH, ठीक है, हाईली एसिडिक। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है उसको हल्का सा जब डाइल्यूट कर देंगे तो उसका क्या हो जाता है pH 1.0, ठीक है। तो आपको हो सकता है डायरेक्ट इसका वैल्यू भी पूछ ले, ठीक है। और ये pH बेस्ड न्यूमेरिकल जब आएंगे आपको, कभी आप फेस करेंगे pH बेस्ड न्यूमेरिकल, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए वहां काम आएगा, ठीक है। लेमन जूस, नींबू पानी जो पीते हैं, विनेगर का एप्लीकेशन क्या है, पन्नी चिल्ली खाते हो ना आप लोग शाम को जाके कभी कभार, तो ये विनेगर। उसके बाद कॉफी, ये भी एसिडिक होता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है ब्लड आ चुका है 7.3 से 7.5, ये पीएससी का ही क्वेश्चन है, कितना पीएच वैल्यू होता है ब्लड का, ठीक है। और ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क, यूरिन, सलाइवा, इसकी वैल्यू याद रखिए। मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है 6.5, यूरिन 5.5 टू 7.5, सलाइवा 6.5 टू 7.5। अब एक और यहाँ से एप्लीकेशन निकलता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट का आप कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन कभी आप लिखना चालू करें तो आप ये जरूर मेंशन करिए उसमें कि सी वाटर का पीएच वैल्यू जो होता है 8.5 होता है, ठीक है, जो कि बेसिक होता है। सी वाटर के बेसिक होने के कारण बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है। आपका हो सकता है थोड़ा सामने वाले को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है। डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद वॉशिंग सोडा 9.0, लाइम वाटर, ये अपना नींबू पानी नहीं है जो पीते हैं अपन, ठीक है, ये चूना वाला है। लाइम वाटर 10.5, और उसके बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, ठीक है, हाईली क्या है ये बेसिक, ठीक है। और भी एप्लीकेशन वाले पार्ट्स हैं इसके, इसको आगे देखेंगे अपन, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस, आपको डेफिनेटली पता है लिटमस क्या होता है, ठीक है, उसकी स्केल होती है 0 to 14। अब इसमें हम कैटेगराइज करते हैं पहले नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। पहला तो लिटमस ही है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो लिटमस जो है, ठीक है, वो लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से बना होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि लाइकेन जो है वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, किस किस दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो लाइकेन है। आप ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पहला नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर क्या है हमारा, टर्मरिक। जैसे हल्दी कभी आपके कपड़ों में लग जाती है तो साबुन जो कि बेसिक होता है, आप उससे जब उसको रब करते हैं तो टर्मरिक क्या होती है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद आर्टिफिशियल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल में अपना मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, रेड कलर जो होता है
एसिडिक में बदल एसिडिक सॉल्यूशन के कारण रेड कलर बदल जाता है, ठीक है, और येलो कलर में कब बदल जाता है, जब वो बेसिक सॉल्यूशन से कांटेक्ट में आता है। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, ये कलरलेस ही रहता है एसिड अगर इसमें मिलाया जाता है तो, ठीक है, और बेसिक जब इससे मिलाया जाता है तो पिंक हो जाता है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी आप टेबल देखे थे, ठीक है, तो आप वहां पे आपने क्या क्या देखा था, सी वाटर देखा था, ठीक है, 8.5 के पास यूरिन का देखा था आपने, कॉफी देखा था एसिडिक है, स्टमक एसिड HCl होता है वो भी एसिडिक है, ठीक है, विनेगर, टोमेटो, बेकिंग सोडा। तो इसको आप देखेंगे कि काफी बड़ी मतलब स्केल है ये, और इसमें हर चीज के लिए अलग कलर इंडिकेशन है पीएच स्केल के लिए, ठीक है, ये रेड से चालू होके डार्क वॉयलेट तक है, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन पीएच का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 इंडिकेटर्स हैं, उसमें जो पहला इंडिकेटर है वो पीएच स्केल है। अब उसका यूज कैसे है, अगर आपकी खेती बहुत ही ज्यादा एसिडिक है तो उसमें कुछ नहीं उगेगा, बहुत ज्यादा बेसिक है तो भी उसमें कुछ नहीं उगेगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको पता चलता है कि आपके सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से आप उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का, ठीक है। और एग्रीकल्चर का ही एक और मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर आपकी खेती जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आप उसमें किस चीज का छिड़काव करेंगे, ठीक है। आप लाइम छिड़केंगे, है ना, स्लोक लाइम। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में फर्मेंटेशन, एंजाइम, हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आता है कोरोजन रिसर्च में, जैसे कि छत्तीसगढ़ से जो बहुत सारा आयरन के जो प्रोडक्ट जाते हैं जापान में, ठीक है, तो उसको स्टोर किया जाता है सी वाटर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे भी ये सब यूज होता है। और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं आप, ठीक है। अभी तक हमने, और ये हमारी तीसरी टॉपिक थी इस क्लास की, तो हमने 3 टॉपिक डिस्कस करी इसमें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हमारा एसिड एंड बेसिस। अब इसमें प्री के क्वेश्चंस है। अब प्री के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए हैं अभी तक। इसके ऊपर जैसे आपको बताया वैसे ही आपको उसको एक लेवल और तैयार करके रखना है, जो जितना मैं बताया हूँ कॉम्प्रिहेंसिव आपको बताने की कोशिश किया हूँ, तो उससे आप क्या है उसको अच्छे से तैयार करके रखेंगे तो आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एसिड एंड बेसिस में तो आप उसको क्या है हैंडल कर सकते हैं। और 21 में केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार करके रखिए, हो सकता है 22 आपके प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन बन जाए इससे, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉसिबल पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, बहुत इजी है, आपको बस ये देखना था कि 7 से कौन सा कम है, तो 6 कम है, दैट्स एन आंसर। विच एसिड इज प्रेजेंटेड एसिड रेन में कौन से एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये भी रिसेंट एग्जाम की क्वेश्चन है पीएससी का, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, एंटासिड क्या होता है। अब क्या होता है, ये भी एप्लीकेशन पार्ट है। अब क्या होता है, आप अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं उसमें क्या होता है कि आपके जो स्टमक में HCl है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है खाना पचाने के लिए, ठीक है, जर्म से फाइट करने के लिए, तो आपको एसिडिटी लगने लगती है, ठीक है। तो आप क्या कंज्यूम करते हैं, एंटासिड। तो एंटासिड क्या होगा, ऑब्वियसली बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि एसिड को न्यूट्रल करना है, ठीक है। तो आपका एंटासिड क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और एक और सिंपल क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। इसका एक कोड बता देता हूं आपको। तो लिटमस जो है एसिड को, ठीक है, जो कि अम्ल बोलेंगे आप, अम्ल को, लिटमस जो है अम्ल में नीला से
लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोड क्या बनता है? नीला, ठीक है। तो अम्ल में क्या होता है? नीला से लाल, लिटमस, ठीक है। और बेस के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, इसको याद रखिए आप। उसके बाद आता है पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। अभी आपको बताया था 7.4 होती है उसकी वैल्यू। मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, हाउ आर एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वही बताना है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन देख लेते हैं, पीएच से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पीएच का सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10⁻³ मोल ऑफ HCl has been dissolved in 100 liters of water, ठीक है। फाइंड द pH ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl। सबसे पहले pH बोला है आपको निकालने के लिए। pH का फॉर्मूला होता है pH is equals to minus log to the base 10 of H पॉजिटिव आयंस। तो pH की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, ठीक है। अब H प्लस आयन जो है आपको इसको किस में रखना है? मोल में रखना है। तो कैसे रखेंगे आप इसको? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl 100 लीटर में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहे हैं। तो H प्लस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि पर लीटर में आपको लिखना रहता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵। इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे आप? H पॉजिटिव में, और वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए H पॉजिटिव आ जाएगा 10⁻⁵, और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो इससे आपका वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, pH = 5, ठीक है। अब आता है हीट चेंज। हीट चेंज में हीट चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। इसमें देख लेते हैं इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसको क्लासिफाई किया जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी फ्लास्क में हो रहा है, तो आप उसको छू के देखेंगे तो वो क्या रहेगा? गर्म रहेगा, ठीक है। तो आखिरी में क्या होता है? उसमें हीट इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन SCERT में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ये मेंशन करना है, मेंस में आया तो ये मेंशन करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी बना के पूछ सकता है आपको, है ना। उसके बाद देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन? इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। अब SCERT बुक का लास्ट पार्ट जो है वो है फैक्ट्स टू रिमेंबर। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली आते हैं इससे क्वेश्चंस। इसमें लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट पे देखेंगे आप, है ना। इसको देखिए अब यहाँ पे ना डायरेक्ट आप इसको रट्टाफिकेशन कर लीजिए, ठीक है, समझ के भी याद कर सकते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इफ एसिड सॉल्यूशन 10⁻⁻1 मोल, ठीक है, उसका एसिडिक सॉल्यूशन का अगर इतना है तो उसका pH कितना होगा? सीधा सीधा इसको याद कर लीजिए। अगर आप pH बेस्ड न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो उसमें काम आ जाएगा आपको। और pH एसिडिक सॉल्यूशन का इतना दिया हुआ है तो pH उसका इतना है। स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है, हमने फर्स्ट लेक्चर में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। आप इस तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिए। हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपटीशन विंग टेस्ट सीरीज लेकर आई है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये PSC के बदलते पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, ठीक है। आप उसको ट्राई करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है,
ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करिए, अच्छा रैंक लेके आइए, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 टेस्ट में अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए प्राइजेस भी हैं। ओके, तो हमारी आज की पहली क्लास यहीं तक थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स की तरफ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।